सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी, हमारे देश में ये 4 तरह की चिकित्सा पद्धति अपने अपने हिसाब से मरीजों का इलाज कर रही हैं। लेकिन कोई भी पद्धति में ये दावा हम नहीं कर सकते हैं कि उसके पास सभी तरह की बीमारियों का मुकम्मल इलाज है। एलोपैथी हालांकि पूरी दुनिया पर इस समय राज कर रही है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स कई बार चिंतित करने वाले भी हो जाते हैं। इसी चिंता ने एकीकृत चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया है। ये अलग से कोई पद्धति नहीं है, बल्कि कई पद्धतियों को मिला के इलाज करने का तरीका है। दवाओं के अलावा इसमें पोषण और व्यायाम या आप सोचें योग को भी जोड़ लिया जाता है। और अब सवाल उठता है कि ये कितनी कारगर है। जवाब आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। विषय रहेगा एकीकृत चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता और समाधान। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इसी समय हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। इस फोन पे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगना है। आज के विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच 3 मेहमान आए हुए हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर गौतम शर्मा, जो एम्स के एकीकृत चिकित्सा एवं शोध केंद्र के इंचार्ज हैं। बेसिकली आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे एक्सपर्ट है डॉक्टर प्रशांत राजगुप्ता। आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और इंटीग्रेटेड मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बातचीत की शुरुआत करें उसके पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। एकीकृत चिकित्सा पद्धति की कोई एक परिभाषा या मॉडल नहीं है। बहुत से विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर इसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। फिर भी मोटे तौर पर देखा जाए तो ये समग्र स्वास्थ्य की एक व्यवस्था है, जिसमें आधुनिक तरीकों के साथ साथ प्राचीन पद्धति से मिले ज्ञान को एक जगह मिला दिया गया है। भारत में आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, इसीलिए एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद के समावेश पर अब काफी बहस होने लगी है। एकीकृत पद्धति में शरीर के साथ साथ मन और आत्मा के उपचार पर भी काम होता है और दवाओं के अलावा योग और व्यायाम की सलाह भी दी जाती है। ये विधि 3 स्तरों पर काम करती है: पोषण, मनोविज्ञान और शरीर। पोषण के लिए विटामिन और मिनरल चाहिए, मनोवैज्ञानिक इलाज के लिए ध्यान, जबकि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और योग। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि ये एक आदर्श एकीकृत चिकित्सा पद्धति आपके मेडिकल इलाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि ये इंसान के स्वास्थ्य की संपूर्ण बेहतरी के लिए है, ताकि हम गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सके। और अगर आप बीमार हो भी जाएं, तो कम दवाओं और बिना साइड इफेक्ट के इलाज हो सके। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि बीमार होने पर सिर्फ दवाओं का सेवन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अच्छा भोजन और व्यायाम भी जरूरी है। यही वजह है कि हमारे देश में एकीकृत चिकित्सा से इलाज करने वाले बहुत से डॉक्टर आहार में मिलेट्स को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है।
लेकिन ये भी सच है कि विश्व की आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी इसकी पहुंच से दूर है। एकीकृत चिकित्सा पद्धति अस्पतालों पर पड़ रहे दबाव को भी कम कर सकती है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। अभी आपने देखी एक बेहद ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। डॉक्टर गौतम शर्मा सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हाल ही में 96वें एडिशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में एम्स का जो सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड रिसर्च है उसकी बेहद तारीफ की थी। डॉक्टर साहब, वो क्या है, थोड़ा सा हमें प्रधानमंत्री ने किन बातों का मन की बात कार्यक्रम में आपके जो सेंटर है उस बारे में हमें बताएं। हाँ जी, ये सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च एम्स में 6 years बैक, 6 साल पहले ये स्थापित हुआ था जी। और वहाँ पे हम एक तरह से योग और आयुर्वेद को लेके हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये किस डिजीज कंडीशंस में, किस बीमारियों में ये एलोपैथी के साथ जुड़ के एक पेशेंट के लिए एक बेहतर काम कर सके। तो हम स्टडीज, ट्रायल्स, रिसर्च, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट रिसर्च मेथडोलॉजी को लेके हम एविडेंस जनरेट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में जिक्र किया और उन्होंने खास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में भी, यानी जो भी आप मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसका एक प्रूफ होना चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले एज अ डॉक्टर कि पेशेंट का भला होगा। बिल्कुल। तो वो जो प्रूफ है वो स्टडीज के जरिए ही होता है और ये स्टडीज 3 से 5 साल तक लगते हैं और इसमें कड़ी मेहनत लगती है। और इसी काम में हम लोग जुटे हुए हैं इस डिपार्टमेंट में। और प्रधानमंत्री जी ने हमें हमारे काम का जिक्र किया। ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। गौरव की बात थी। ये साथ में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम आगे जाके और भी अच्छा काम करें और रिसर्च ट्रायल्स पेश करें। जी डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री जी ने 2 जर्नल्स की भी जिक्र किया था मन की बात में, उस विषय में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, वो हमारे अभी हाल ही में 2 पेपर्स पब्लिश हुए हैं। एक पेपर है जो जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुआ है, जो एक ऐसा जर्नल है जो दुनिया के जितने भी एकेडमिकली ओरिएंटेड कार्डियोलॉजिस्ट हैं सारे पढ़ते हैं। और वो वहाँ पब्लिश होना बहुत बड़ी बात है। तो वो वेज़ोवेगल सिंकपी को लेके हमने एक स्टडी की थी। वेज़ोवेगल सिंकपी जो कॉमन फेंट है, जहाँ पेशेंट बेहोश हो जाता है बिना किसी एपरेंट कॉज के, वजह के। इसका एलोपैथी मेडिसिन में कोई डेफिनेट इलाज नहीं है। और हमने यही एक आइडिया, हाइपोथेसिस हमने टेस्ट किया कि योग इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि योग एक ऐसा इंटरवेंशन है जो हमारी बॉडी के, हमारे माइंड पे असर करता है और खासकर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, जो इस बीमारी से लिंक्ड है। तो हमने ये स्टडी की और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और ये पूरे वर्ल्ड ने इसकी सराहना की। तो इसका प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। बिल्कुल। और दूसरा जो उन्होंने जिक्र किया था वो एक कॉमन जो हेडेक है, माइग्रेन, आपने सुना होगा, जो बहुत सिवियर हेडेक होती है, जो आदमियों को इनकैपेसिटेट कर देती है। तो उसका भी एलोपैथी के अंदर कोई डेफिनेट इलाज नहीं है। तो हमने यहाँ भी योग का हमने इंटरवेंशन को टेस्ट किया और देखा कि पेशेंट्स को जो माइग्रेन के अटैक्स थे, हेडेक्स के जो अटैक्स थे, वो कम हुए, उनकी सिवेरिटी भी कम हुई। ये न्यूरोलॉजी जगत की जो सबसे प्रोमिनेंट प्रेस्टिजियस जर्नल है, वो भी अमेरिकन जर्नल है न्यूरोलॉजी, उसमें पब्लिश हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बेहद गौरव की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके सेंटर, जिसको आप हेड करते हैं, उसका जिक्र किया और होलिस्टिक अप्रोच जो हमारे एलोपैथी में भी आ रही है, उसको आप जैसे जो लीडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर प्रशांत आपका। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर गौतम शर्मा ने हमें बताया इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बारे में। इंटीग्रेटिव मेडिसिन होती क्या है डॉक्टर साहब, उस विषय में हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताएं। देखो, इंटीग्रेटिव मेडिसिन, और जिसको हम एकीकृत चिकित्सा बोलते हैं, इसका मूल सिद्धांत ये है कि बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कोई भी जो इलाज करने की जो पद्धति है वो 100% सफल नहीं है और ना ही 100% असफल है।
हमारा मेन मोटिव ये है कि पेशेंट ओरिएंटेड हमें रहना है, मतलब पेशेंट के भला के लिए हमें सोचना है। बिल्कुल। और उसका मूल सिद्धांत ये है कि हमें वो पद्धति, वो ट्रीटमेंट मॉडलिटी को चूज करना है जिससे वो मरीज को बेटर कर सके। बिल्कुल। हमारा प्लान ये रहता है कि जैसे आज की एक पेशेंट की कंडीशन है, उसको 0 मान लेते हैं जी, और हमें 100 तक पहुंचना है, तो हम डिसाइड करते हैं कि पहले 20 तक पहुंचने में कौन सी ट्रीटमेंट मॉडलिटी काम करेगी। बिल्कुल। मान लीजिए पेशेंट क्रिटिकल है तो आपको वेंटिलेटर की भी जरूरत है, आपको उसको आईसीयू केयर की भी जरूरत है, लेकिन एक बार जब वहां से निकल जाता है तो अगर सीओपीडी का पेशेंट है तो उसको योगा रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, उसको दोबारा से रिलैप्स ना हो, दोबारा से एक्यूट एक्सरसाइजेशन ना हो, तो उसके लिए इम्यून सिस्टम को बनाने की जरूरत है, जिसमें आयुर्वेद रोल करेगी, डाइट रोल करेगी। तो एक तरीके से एकीकृत ट्रीटमेंट जो है वो इस प्रकार से पेशेंट ओरिएंटेड काम करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं, श्वसन तंत्र के एक्सपर्ट हैं, और जिस तरीके से आपने हमें जो हमारी प्राचीन विधियां हैं उनको एक समाएकित करके और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, जो कि सराहनीय। के बीच हमारे एक दर्शक कार्यक्रम को देखते देखते जुड़ चुके, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। मेहर सिंह जी हैं हिमाचल प्रदेश से। मेहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बाजू की? अच्छा, ठीक है, तो आपका सवाल क्या है? सवाल पूरा करिए। आप क्या जानना चाहते हैं? हाथ में आपको दर्द की तकलीफ है, हालांकि मैं रुक करना चाहूँ। ठीक है, डॉक्टर गुप्ता, अगर आप कुछ बताना चाहें इस विषय में। नहीं, मसल जो आपके टूट जाते हैं वो किस कारण से टूटते हैं? कि आप जिम करते हैं या कोई स्पोर्ट्स इंजरी है? आपकी उम्र क्या है, एज क्या है आपकी? लगता है उनका संपर्क टूट चुका है डॉक्टर साहब, फिर भी आप थोड़ा बहुत जो बता सकें। देखिए सर, मेन कंसर्न क्या है कि आज की डेट में लोग न्यूट्रिशन को महत्व ना देके जिम को महत्व दे रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं जिम चला गया तो मेरी सेहत बेटर हो जाएगी। जी। चाहे खाने में बाहर जाके वो प्रोटीन के सप्लीमेंट खा रहे हैं। जी बिल्कुल। चाहे वो नेचुरल अपना सप्लीमेंट, नेचुरल जो न्यूट्रिशन है वो पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कार्डियक डेथ हो रही है, जो आपकी मस्कुलर इंजरीज हो रही है, जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंजरी हो रही है, वो शरीर उस लेवल का नहीं कि वो झेल पाए वो सारी चीजों को। तो अल्टीमेटली आपको न्यूट्रिशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको आयुर्वेदा, आपको योगा, इन सब का भी रोल प्ले करना जरूरी है, और एक अच्छे जिमिंग एक्सपर्ट के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक्सपर्ट की राय से चलना बेहद आवश्यक है। मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी आपका। डॉक्टर साहब, योग किस प्रकार चिकित्सा करता है, इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप एक चिर परिचित चेहरा है, योग से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब कुछ बताएं इस विषय में, किस प्रकार चिकित्सा करता है योग? यदि देखा जाए तो हमारा शरीर ऊर्जा से बना हुआ है। जी, पूरा शरीर का हर अंग एक ऊर्जा है, एनर्जी है। जब ये एनर्जी सही प्रकार से कार्य करती है, संतुलित होती है, बैलेंस होती है, तो शरीर स्वस्थ होता है। बिल्कुल। लेकिन किन्हीं कारणों से जब ये ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाए, गड़बड़ा जाए, चाहे वो हमारा खान पीन हो, हमारे रात के गलत सोने का तरीका हो, टाइम गलत हो, व्यायाम कम या ज़्यादा हो, स्ट्रेस हो, या दिनचर्या हमारी ऐसी हो कि जिससे हमारी शरीर की ऊर्जाएं गड़बड़ा जाए, तो रोग पैदा होने लगता है। योग का काम है हमारी ऊर्जाओं को संतुलित करना। जी। ये ऊर्जाएं जो शरीर पर कार्य कर रही हैं, मन पर कार्य कर रही हैं, बुद्धि के स्तर पर कार्य कर रही हैं, इंद्रियों के स्तर पर कार्य कर रही हैं, बहुत ही गहरे तल पर, चित्त पर कार्य कर रही हैं। बिल्कुल। योग हर क्षेत्र में, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, शरीर की ऊर्जाओं को संतुलित करने का एक बहुत ही अनूठा तरीका है। बिल्कुल। कि हम रोज अभ्यास करें और रोज दिन में जो ऊर्जाएं हमारे गलत रहन सहन से गड़बड़ाई हैं, उनको हम रोज ठीक कर लें। बिल्कुल। तो योग के आसन, योग के प्राणायाम, ध्यान की क्रियाएं, और इसके अलावा कुछ और मुद्राएं भी ऐसी हैं जो हमारी इन असंतुलित ऊर्जाओं को संतुलित करने का कार्य बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे इसमें और विस्तार से बात करेंगे कि कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है, इसका भी काफी जिक्र आजकल हो रहा है। एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। शैलेश जी, हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, लगता है उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। डॉक्टर गौतम शर्मा सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो योग का कार्डियोलॉजी में कितना, क्या उसका रोल रहता है, इस विषय में हमें बताएं डॉक्टर साहब। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है जो हमारा, ये
तनाव, स्ट्रेस से भरा हुआ है। बिल्कुल। और ये जो भागदौड़ की जिंदगी है, इसमें जो स्ट्रेस होता है, और ये जो स्ट्रेस है, ये एक मेजर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर अब माना जाता है, पहचाना गया है। जी। वर्ल्ड में चाहे अमेरिकन चाहे यूरोपियन एसोसिएशन हो हार्ट की, उन सब ने माना है कि स्ट्रेस, जैसे हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग को रिस्क फैक्टर्स मानते हैं, स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है, आप ये बताना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। योग जो है एक ऐसा साधन है, एक ऐसा इंटरवेंशन है जो हमारे स्ट्रेस को कम करता है, जो हमारे हार्मोन्स हैं बॉडी के उनको बैलेंस करता है, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन करते हैं पूरे बॉडी के अंदर, जी, उनको भी ये योग, जो ध्यान और रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, प्राणायाम होता है योग में, और उससे इंपॉर्टेंट जो यम और नियम होते हैं, जो लाइफस्टाइल मेजर्स हैं योग के, वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलीपिल है जी, जिससे हम ये स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। और स्ट्रेस को कम करेंगे तो ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कम होते हैं। और आपने देखा होगा, अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि कितने सेलिब्रिटी डेथ्स हुई हैं जिम के अंदर, यंग एज पे। सो ये सब, ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ये स्ट्रेस, और जिम के अंदर लोग अपनी बॉडी मसल्स बनाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, एट इन अ शॉर्ट मैटर ऑफ टाइम। बट जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो एक कंपोनेंट है टोटल हेल्थ का, जिसके अंदर एरोबिक एक्सरसाइज और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेस रिलीफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, सो इट्स जस्ट वन कंपोनेंट। बिल्कुल, उसका एक हिस्सा है, ये कहना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी बॉडी बनाते हैं, हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं गुजरात से, आइए उनका सवाल लेते हैं। करसन भाई जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ करसन भाई जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी, स्वागत है आप। मेरे भाई को बीमारी से योग करता है, चक्कर आती है, उसके क्या आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए। आप लाइन पे बने रहिए, डॉक्टर साहब आपसे हो सकता है कोई सवाल भी पूछे। डॉक्टर गौतम शर्मा सर, अगर आप बताना चाहें इनके सवाल का जवाब। ये क्लियर नहीं हुई जो सवाल क्या था। जो अच्छा, जिम जाते हैं, जिम जाने से इनको चक्कर आते हैं बता रहे हैं डॉक्टर साहब। जिम जाने से आपको चक्कर आते हैं? अच्छा, जिम जाने से अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो ये एक योग करने से, अच्छा योग करने से चक्कर आते हैं। ओके, योग करते हैं, बाबा रामदेव जी देख के योग करते हैं तो चक्कर आते हैं। अच्छा, तो देखिए, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब बताइए। नहीं, अगर आप योग करने से आपको चक्कर आ रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि आप ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, और आपको जो भी आपके जो योग टीचर हैं उनसे ये बात करनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है, और अगर वो ठीक समझें तो आपको एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि चक्कर के कई कारण हो सकते हैं। आप आसन ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ सर्वाइकल प्रॉब्लम ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, कई कारण हो सकते हैं। तो इस आई थिंक आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना बहुत जरूरी है, और अपने योग थेरेपिस्ट और फिजिशियन दोनों से बात करके ही आगे आपको ये एक्सरसाइज, ये आसन, योग जो भी आप कर रहे हैं आपको करना चाहिए। ऐसे में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करसन भाई जी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप उनकी बातों का पालन करिए, किसी एक्सपर्ट से मिलिए, साथ में योगाचार्य से भी कंसल्ट करिए, तो आपको चक्कर की समस्या दूर हो जाएगी। अब मैं आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? तब तक इतना कर सकते हैं आपकी, यदि आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, कपालभाति क्रिया कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, उसको तेजी से कर रहे हैं, अच्छा, तो आप उस तेजी से करना छोड़ दीजिए, इन अभ्यासों को बहुत धीमे धीमे कीजिएगा। बिल्कुल। दूसरा, आप गर्दन को बहुत आगे झुकाने वाले यदि अभ्यास कर रहे हैं, जैसे सर्वांग आसन है, हल आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, जिसमें गर्दन पूरी तरह से आगे की ओर झुक रही हो, उन अभ्यास को आप छोड़ दीजिएगा। या गर्दन पूरी तरह से पीछे की तरफ जा रही हो, जैसे धनुरासन है, या खड़े होकर अर्धचक्र आसन है, गर्दन का बहुत पीछे जाना
या बहुत आगे आना। यदि आपको चक्कर आ रहे हैं तो इन 2 या 3 बातों का आप ध्यान रखें, आप पाएंगे चक्कर काफी हद तक कम हो जाएंगे। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है तो उसको हमें ध्यान रखना होगा। फिर वो अभ्यास आपको योग के शामिल करने होंगे जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या का निदान कर सके। बिल्कुल करसन भाई जी, जैसे हमारे योगाचार्य डॉक्टर गोस्वामी और डॉक्टर गौतम शर्मा जो हमारे इंटीग्रेटिव मेडिसिन के इंचार्ज हैं एम्स में, दोनों ने आपको बता दिया है, आप उनकी बातों का पालन करें। इस बीच हमारे एक नंद स्वरूप जुड़ चुके हैं बाराबंकी से। नंद स्वरूप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप उत्तर प्रदेश। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आदमी की उम्र होती है, बचपना होता है, फिर जवानी आती, बुढ़ापा आता है, तो इसी प्रकार से उसको उम्र के हिसाब से किस चिकित्सा पद्धति में इलाज कराना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैनलिस्ट से जो भी इसमें जवाब देना चाहें, डॉक्टर गुप्ता अगर आप देना चाहें तो। देखिए, आपका जो मूल सिद्धांत ये है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब उस स्वस्थ रहने के लिए वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे आपका स्वास्थ्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, उस पर फोकस करना है। ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो है वो कोई भी ट्रीटमेंट मॉडलिटी किसी भी समय आपको फायदा कर सकती है। अब मान लीजिए आप एक फेज में है, आपको एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई एक एक्यूट फेज आता है जिसमें आपको क्रिटिकल आईसीयू की जरूरत पड़ती है, या आपको एलोपैथी की जरूरत पड़ती है, तो आपको लेना जरूरी है। बिल्कुल इसी प्रकार से जब आप आयुर्वेद में जाते हैं, या आपको कोई क्रॉनिक आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज है, या आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, तो उसमें आपको अगर आयुर्वेद की शरण में जाते हैं या आयुर्वेद के साथ योगा लेते हैं और अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो इससे फायदा ये रहता है कि आपकी जो प्रोग्रेशन है, आपकी बीमारी का जो बढ़ना है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। तो ये तो मौके के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि आप एक ही ट्रीटमेंट मॉडलिटी के भरोसे पे नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि केवल एलोपैथी आपको ठीक रखेगा, आयुर्वेद ठीक रखेगा, योगा ठीक रखेगा, होम्योपैथ ठीक रखेगा या यूनानी ठीक रखेगा। बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर। लेकिन योग में ऐसा है कि आप बीमार नहीं है तब भी आप योग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उम्र के आखिर दिन तक हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपका ही रुख करना चाहेंगे डॉक्टर गोस्वामी। डॉक्टर साहब, योग का लक्ष्य क्या है, इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। योग का लक्ष्य अलग अलग स्तरों पर हम देख सकते हैं। यदि हम योग का लक्ष्य शरीर के नजरिए से देखें तो शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखना योग का लक्ष्य है। मन के नजरिए से देखें तो मन में तनाव मुक्ति, भय मुक्ति, दुख मुक्ति और जो इच्छाओं से भरा हुआ मन है वो कैसे शांत हो सके, कैसे आराम से आ सके, तो वो मन के आधार पर योग का लक्ष्य है। बुद्धि के आधार पर देखें तो बुद्धि में जो संशय भरे रहते हैं, डाउट्स रहते हैं इतने सारे, वो निश्चय भाव में आ जाएं। और विशेष रूप से योग का लक्ष्य तो है परम चेतना को अनुभव करना, जानना कि मैं कौन हूं, अपने स्वरूप को जानना कि आखिर वास्तविकता में जो शरीर है, जो नाम है, ये पद है, ये रूप है, ये तो सब बाहर का है, ये मैं नहीं हूं, बल्कि इसको चलाने वाला मैं हूं। तो जन्म से लेकर और अभी तक हम हर ऊंच और नीच, हर दुख और सुख से होकर गुजरे हैं, लेकिन मैं जो हूं वो जू का त्यों रहा हूं। अपने स्वरूप को जानना ही योग का लक्ष्य है, लेकिन उसको जानने के लिए शरीर का स्वास्थ्य जरूरी है, मन का स्वास्थ्य जरूरी है, बुद्धि का स्वास्थ्य जरूरी है, भावनाओं को संतुलित करना जरूरी है। जब ये फाउंडेशन हमारी परफेक्ट होगी तो हम अपने को जान सकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत खूबसूरती से आपने बताया। इस बीच अंतराल का ब्रेक का समय हो चुका है, छोटे से ब्रेक से लौटते हैं थोड़ी देर में, तब तक हमारे कार्यक्रम में आप बने रहिए। जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म है, जहाँ लोग है, जहाँ शर्म है, जहाँ आज भी वचन बड़े हैं, सीना तान गए इश्क गड़े हैं, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो देखिए कार्यक्रम
चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर गौतम शर्मा आपका। दोस्तों, जो एकीकृत चिकित्सा पद्धति इसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, क्या इस पद्धति से हर बीमारी का इलाज संभव है? देखिए, ये तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डिजीज़ कंडीशन हैं, जो बीमारियां हैं जिनको हम एलोपैथी से ट्रीट कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुली ट्रीट कर रहे हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जिसके लिए एंटीबायोटिक्स हैं जो एलोपैथी में देते हैं, वो तो एक तरफ हैं। जो ट्रॉमा है उसको भी हम मॉडर्न सर्जिकल मेथड से हम ट्रीट करते हैं, वो भी एक चीज़ है जिसके अंदर एलोपैथी इज़ क्वाइट सक्सेसफुल। बट नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं जी, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई जी, हार्ट अटैक्स हो गए, और भी बीमारियां हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, जैसे माइग्रेन, बिल्कुल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन है, मनोवैज्ञानिक जितनी समस्याएं जी। तो यहाँ पे जो मॉडर्न मेडिसिन है वो पूरी तरह से इन बीमारियों को डील नहीं कर सकती, बिल्कुल, बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन जो है वो शरीर पे ज्यादा कंसंट्रेट करती है, असर करती है जी। ये जो बीमारियां हैं ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है इनका, मन से जुड़ी हुई है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो सटल जो नर्वस सिस्टम होता है उस पे उसका एक इम्पैक्ट होता है जी। तो यहाँ ऐसी जो बीमारियां हैं यहाँ पे योग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रह सकती है, बिल्कुल, बहुत, क्योंकि योग जो है जैसे मैंने जिक्र किया उसके अंदर जो लाइफस्टाइल मेजर्स बताए गए हैं, जो यम और नियम के अंदर, बिल्कुल, साथ में जैसे डॉक्टर गोस्वामी ने अभी बताया जो आसन्स हैं, प्राणायाम हैं, जो ध्यान रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक मेडिसिन है माइंड और बॉडी के लिए। बिल्कुल, एक समेकित प्रयास है, उनको मिला जुला के डॉक्टर साहब ये करने से हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर कम होता है, डायबिटीज जो है वो भी कंट्रोल में आ सकती है, और जो हार्ट अटैक्स हैं जो इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं, स्ट्रेस के कारण होते हैं, उनकी भी जो इंसिडेंस है वो भी कम हो सकती है। सकारात्मक परिणाम आए हैं, डॉक्टर साहब यही कहना चाह रहे हैं। इस बीच हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो, अपना आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए वैभव जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाए। अपना टीवी का वॉल्यूम कम करके अपना सवाल पूछिए। बंद कर दिया है। हाँ जी जी, मेरा नाम वैभव है, मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 40 साल है जी, और माइग्रेन के अटैक आते हैं। अच्छा, माइग्रेन के अटैक आते हैं, माइग्रेन, हाँ माइग्रेन, जी 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 जी, सिर के दर्द के, हाँ, सिर में दर्द होता है। हाँ, सवाल पूछिए। उसके लिए जो आपकी एकीकृत चिकित्सा है, इसमें क्या करना चाहिए जिससे कि अटैक एक तो कम आए और मतलब कि नहीं आए? बिल्कुल, और उसमें जब अटैक आता है तो मतलब कि ना तो जैसे बात करने को जी करता है, ना कुछ खाने पीने को जी करता है जी। बस जब तक आप एलोपैथिक की दवाई नहीं लेते, एलोपैथिक की दवाई लेकर आराम लग जाता है, तो पेन किलर कोई भी गोली लेते हैं। ठीक है, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। हम रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गुप्ता अगर आप इनके सवाल का जवाब दें। देखिए, बहुत ज्यादा आता है। क्या आप लाइन पे बने रही, हो सकता है डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछे। हाँ डॉक्टर साहब, उनके सवाल का। देखिए, माइग्रेन, जितना भी माइग्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो ट्रिगर होता है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो डाइट और आपकी लाइफस्टाइल है। हमने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र में जिसमें प्रॉब्लम रहती है, या जिसमें उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, खान पान जो है वो विकृत रहता है, फास्ट फूड ज्यादा खाना है, स्पाइसी ज्यादा खाना है, और उस तरह की लाइफस्टाइल जीनी है, तो उन लोगों को ट्रिगर इस प्रकार के होते हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि जैसे कि लोग जो रात में पार्टियां करते हैं, लेट नाइट पार्टीज, तो उनको अगले दिन ट्रिगर हो जाता है, वॉमिटिंग के साथ ट्रिगर होता है। बिल्कुल। तो अब पेन किलर और ये जितनी भी मॉडलिटीज हैं एलोपैथी की, ये आपके दर्द को तो कम कर सकती हैं उस समय के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो दूरगामी जो प्रभाव है माइग्रेन के, दर्द के, और वो पेन किलर के साइड इफेक्ट के, वो दोनों चीजों के आपके नुकसान रहेंगे। तो इसमें प्रश्न ये है कि आप एक प्रॉपर आप किसी एक सिस्टम को दिखाएं
और इसको बिना देखे, बिना आपसे संपर्क करके समझ नहीं आ सकता मतलब क्या चीजें आपके साथ प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटिव प्लेटफॉर्म से ही ट्रीट हो सकता है आपका। बिल्कुल, बस संभव है डॉक्टर साहब, इंटीग्रेटिव एकीकृत चिकित्सा पद्धति से इनकी जो समस्या है उसका निराकरण हो सकता है, यही आप कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल। डॉक्टर सुरक्षित आचार्य, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इनके विषय में? हाँ, यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू करें तो काफी हद तक आराम होना शुरू हो जाएगा। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अपने खान पीन का ध्यान दें, ज्यादा तली हुई, ज्यादा मिर्च मसाले वाला सेवन भोजन न करें और भोजन का टाइम थोड़ा निश्चित रखें, भूख थोड़ा कम खाया करें, नींद अच्छी लें और अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दें। और नाक में 2-2 बूंद आप गाय का घी डालना शुरू करें तो काफी हद तक आपको आराम आ जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक ईमेल भी आप ही के लिए आई है। ये डॉक्टर कपिल हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहता है लेकिन ध्यान में बैठते ही विचार ज्यादा आ जाते हैं, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए ताकि उसका ध्यान लग जाए? हम सीधा ध्यान कर लेना चाहते हैं, लेकिन ध्यान तो यदि महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को देखें तो वो 7वां अंग है। उससे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा से होकर हम गुजरे नहीं और हम सीधे ध्यान कर लेना चाहते हैं, इसलिए ध्यान लग नहीं पाता, क्योंकि हमारा मन दिन भर विचारों से घिरा हुआ है। लगातार एक के बाद दूसरा विचार हमारे मन के स्तर पर दौड़ रहा है। बेहतर होगा कि यदि आप पहले कुछ आसन कर लें, शरीर में जो हमारे अंदर रजोगुण है उसको बैलेंस कर लें, कुछ आसनों के माध्यम से बॉडी एनर्जी को बैलेंस कर लें, फिर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य कीजिएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद हमारा मन काफी हद तक शांत हो जाएगा। उसके बाद आप ध्यान में बैठ जाएं। और ध्यान के बैठने की बहुत अलग अलग तरीके होते हैं कि ध्यान में बैठकर हम क्या करें, किस तरह से ध्यान करें। तो ध्यान अनेक रूपों से किया जा सकता है, लेकिन सबसे सरल तरीका यदि हम देखें तो वो तरीका हो सकता है अपनी आती जाती सांसों। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, 21,600 बार सांस 24 घंटे में आती है, जाती है। बस आती जाती सांस को निहारना है, देखना है, साक्षी हो जाना है कि कब श्वास मेरे भीतर गई, कब श्वास मेरे बाहर आई। लगातार सांस को देखते रहने से मन अन्य ख्यालों से हटकर सांस पर इकट्ठा हो जाएगा और ठहर जाएगा। यहाँ पर अपनी ओर से सांस न लंबा करना है, न छोटा करना है, न सांस को रोकना है, केवल निहारते रहना, बल्कि बस देखते रहना है, बस देखते रहना है, आपका मन शांत हो जाएगा। बहुत अच्छे से बताया। अब आप हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम को देखते देखते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए आनंद जी। हेलो नमस्कार, अपना सवाल पूछिए आनंद जी। हम ये जानना चाहते हैं जो मानसिया या मनोवैज्ञानिक बीमारियों से ग्रस्त हैं जी, उनके लिए एकीकृत चिकित्सा पद्धति कहाँ तक उपयोगी है और किस सब्सिडी हो सकती है? ठीक है, ठीक इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। ठीक है। डॉक्टर गौतम शर्मा सर, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप इनके सवाल का जवाब दें। तो पहले तो जी ये है कि जो आपको जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, उसका अच्छी तरह से एक डायग्नोसिस बनना चाहिए। उसमें आपको जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे आपको बात करनी चाहिए और एक डेफिनेट डायग्नोसिस पे आना चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अगर आप डिप्रेशन ले लें तो एक्सट्रीम्स में हो सकता है जी। एक लेवल पे तो माइल्ड डिप्रेशन हो सकती है, दूसरे लेवल पे सुसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या एग्जैक्ट डायग्नोसिस है, कितनी सिवियरिटी है, उसके हिसाब से ही इसका ट्रीटमेंट चलता है। ये कहना चाह रहे कितना सिवियरिटी, कितना स्तर है उसका, ये उसके अनुसार इलाज वो जानना जरूरी है। और जो भी इनको ट्रीट कर रहे हैं, जो इनके साइकेट्रिस्ट हैं जी, उनसे राय लेके, बिल्कुल, अगर ये योग करना चाहते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आनंद जी आप उसका पालन करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अपने एक्सपर्ट से आप मिलिए और एक अच्छे से अपना जो हिस्ट्री वो लेंगे, उसके बाद आपको जो भी बताएं आप उसको फॉलो करिए। अगला सवाल डॉक्टर गौतम शर्मा साहब मैं आपसे ही करना चाहूँगा। आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो हार्ट डिजीजेज हैं बेसिकली, उसमें क्या रोल है योगा का? मैंने अभी पहले भी थोड़ा जिक्र किया था, मैं विस्तार में बता सकता हूँ कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज के, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज होगी, ओबेसिटी होगी जी, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जी, और स्ट्रेस है। ये जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप योग को अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें सही तरीके से, तो ये हर एक
रिस्क फैक्टर को योग जो है एक बेनिफिशियल वे में इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे प्री डायबिटीज हो, बिल्कुल, ओबेसिटी हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सब एक ये जो योग है एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलीपिल है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था। बिल्कुल। तो आई थिंक जो योग है इस इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। बिल्कुल। और साथ में रिहैबिलिटेशन के अंदर भी, जैसे हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक अगर हो गया या ऑपरेशन हो गया, उसके बाद रिहैबिलिटेशन जो होती है, पुनर्वास उनका, हाँ, वो बहुत बहुत जरूरी होता है। और हमारे देश के अंदर कार्डियक रिहैबिलिटेशन बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है भी तो कॉस्टली होती है, बिल्कुल, लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट होती है। और योग एक ऐसा एक इंटरवेंशन है जो आप घर पे कर सकते हैं। आपको एक सिर्फ योगा मैट चाहिए, अपने किसी भी टाइम पे कन्वीनियंस पे कर सकते हैं। तो हर एक तरह से योग का एक बेनिफिशियल फायदा इफेक्ट है हर इन हाल कार्डियोवैस्कुलर में। डिजीजेस। तो अध्ययनों से भी सामने आ चुका है, जैसे कि डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका रुख करना चाहेंगे, हम एलोपैथिक मेडिसिन जिसके आप एक्सपर्ट हैं, उसकी और एकीकृत चिकित्सा पद्धति, इनमें इलाज के तरीकों में क्या अंतर होता है डॉक्टर साहब, इस विषय में हमें बताएं। देखिए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो है उसका जो मूल सिद्धांत है कि आपके जो सिम्टम्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, जैसे आपको दर्द हुआ तो आपको पेन किलर दे दिया, आपको इन्फेक्शन हुआ तो आपको एंटीबायोटिक दे दी, आपको अगर आपको ब्लॉकेज हो गई तो आपको स्टंट डाल दिया, बाईपास कर दिया, वो सब कुछ हो गया। आपकी किडनी खराब हो गई तो आपको डायलिसिस या रीनल रिप्लेसमेंट कर दिया, ऐसी लिवर के साथ, ये सब कुछ आपके साथ है। अब कंसर्न क्या है कि एक जो पेशेंट की जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको आपने अचीव नहीं कर पाए। एक पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो जो जर्नी है, वो इतनी खराब होती है कि उसको कुछ ना कुछ एक पहलू ऐसा चाहिए जिसमें कुछ जीवन का वो फेज जो है वो एक अच्छे लाइफ में जी पाए। एकीकृत चिकित्सा में फर्क क्या है कि एकीकृत चिकित्सा जो है वो एक दिमाग से नहीं चलती है, वो ओपन माइंडेड होती है। बिल्कुल। इसमें मुख्यतः जरूरी ये है कि जो एक एलोपैथिक डॉक्टर है, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जो ये योगा वाले डॉक्टर्स हैं, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म में बैठें, बिल्कुल, ईमानदारी से पेशेंट के लिए सोचें, बिल्कुल, और पेशेंट फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें कि भाई ये हमारे पास नहीं है, आपके पास है, आप करिए, और पेशेंट का टाइमलाइन डिसाइड करिए। और इस प्रकार से अगर हम गोल बना लेते हैं, इस प्रकार से ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है ये गाइडलाइंस में भी आ जाए। बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसी चीज पे अक्सर जोर देते हैं। डॉक्टर साहब आपको जोर देना कहना चाह रहे हैं? नहीं, डॉक्टर गुप्ता ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो द वे टू द फ्यूचर हेल्थ केयर जो है, कॉम्प्रिहेंसिव जो है, वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एविडेंस जनरेट करना। बिल्कुल, एक ऐसा साक्ष्य, प्रमाण जो है, प्रमाण, हाँ, जनरेट करना जो पूरा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है पूरे वर्ल्ड में इसको माने, उस तरह से पेश करना। तो तभी जो हम जो यहाँ प्रयास कर रहे हैं एम्स के अंदर, जो हम स्टडीज कर रहे हैं, इस वक्त हमने 20 पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं जी, और 40 हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 20 डिपार्टमेंट्स एम्स में जुड़े हुए हैं जी। तो ये जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बोला कि ये हमें एविडेंस जनरेट करना है ताकि ये गाइडलाइंस में आ जाए। बिल्कुल, जब गाइडलाइंस में आ जाएगा तो फिर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक रियलिटी बनेगी। बिल्कुल, आप यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, साक्ष्य की बेहद आवश्यकता है, जिसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जोर देते हैं। बिना साक्ष्य के कोई चीज पूरी दुनिया नहीं मानती है, तो साक्ष्य जुटाने होंगे ताकि एक पूरी प्रैक्टिस पे ये आ सके, अच्छे तरीके से सामने आ सके। ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी आपका। डॉक्टर साहब, अगर हम भोजन, अक्सर ये सवाल आता है कि अगर हम कोई व्यक्ति भोजन करने के कितने समय के बाद योग कर सकता है, ये एक आम व्यक्ति का सवाल है। और डॉक्टर साहब, ये जो योग है कितने वक्त तक करना चाहिए, दूसरा ये सवाल भी है। दोनों सवाल आपके लिए डॉक्टर साहब। वो निर्भर करता है कि हम योग के कौन से अभ्यास कर रहे हैं जी। योग के बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास खाना खाने के बाद, जैसे खाना खाने के बाद वज्रासन बैठना बहुत ही लाभकारी होता है जी। अब वो योग का एक आसन है जी। तो अब यदि हम योग का पूरा अभ्यास क्रम कर रहे हैं तो सुबह खाली पेट हो जाए तो बहुत ही बेहतर रहता है, क्योंकि सुबह का समय जो है वो प्रकृति में प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, शरीर में सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है, प्रकृति में सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है। ऐसे में खाली पेट योग के अभ्यास शरीर के बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। यदि हमें सांझ को अभ्यास करना है, सुबह को समय नहीं है किन्हीं कारणों से, तो कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतराल हो गया हो। जैसे 1 बजे आपने
लंच ले लिया, तो शाम को 6 बजे के आसपास, 6 और 7 बजे आप योग का पूरा अभ्यास कर सकते हैं। जी। तो योग के अभ्यासों में फिर देखना होगा कि वहां पर शाम को जो अभ्यास करना है उसमें और जो सुबह अभ्यास करना है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। जैसे पेट की जो क्रियाएं हैं, जैसे विशेष रूप से अग्निसार क्रिया है, नौली क्रिया है या षटकर्म का कोई अभ्यास है, तो फिर हम शाम को नहीं करेंगे, वो हम सुबह को ही करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। लेकिन 30 से 35 मिनट यदि आप रोज अपने शरीर को दे दें, योग का अभ्यास पूरी तरीके से मन को तन पर लगाकर पूरे भाव के साथ यदि आधा घंटा निकाल लें तो काफी होता है। अक्सर होता क्या है कि हम योग का अभ्यास तो कर रहे होते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और होता है, मोबाइल पर होता है, ये दिन भर ये काम करना है, तो ध्यान बट जाता है, इसलिए उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ पाता। योग का मतलब ही है जुड़ जाना। जब हम अपने शरीर को, सांसों को, मन को, बुद्धि को, भावनाओं को एक इकट्ठा करके अभ्यास करते हैं तो कम समय में उसका ज्यादा लाभ मिलने लगता है। बिल्कुल, आप कह रहे पूरे मन से करें उसको। हाँ, पूरे जोड़कर अपने आप को, क्योंकि भाव है तो प्रभाव है। बिल्कुल, और भाव नहीं तो प्रभाव भी नहीं। हाँ, बहुत अच्छे से कहा आपने। और एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं पंजाब से, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत हाँ जी, अब आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ राज जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा डिप्रेशन है जी, मैं आप हाँ किसके पेशेंट है? डिप्रेशन, अवसाद की समस्या। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बंद काम नहीं कर सकता, हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता, जहाज नहीं चल सकता, मैंने अंदर बहुत कुछ अपना कर ली। ठीक है, ठीक है। आप लाइन पर बने रहिए। मैं डॉक्टर गौतम शर्मा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहें तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो राज जी, आप आपके फिजिशियन से इलाज करा रहे हैं आपकी? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आपने क्या पूछा? अच्छा, दवा ले रहे हैं एल्प्रेक्स। देखिए, वो तो एक कुछ मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर साहब, उसी का जिक्र करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आपकी प्रॉपर असेसमेंट होना। जो आप बता रहे हैं कि आप बंद कमरे में आपको प्रॉब्लम होती है और इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, उसके कई कारण होते हैं और कई तरह से उसका इलाज हो सकता है। कंडीशनिंग होती है, जिससे कई तरीके हैं जिससे इलाज हो सकता है। पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आपको अपने जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे मिलना चाहिए, उनसे डिटेल में बात करनी चाहिए। और ये ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ अगर आपके जो फिजिशियन हैं वो सही माने तो आपको जो योग की जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जो प्राणायाम है, जैसे योग निद्रा हो गया और ध्यान तो खैर बहुत आगे की बात होती है, तो ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं योग की, अगर आप जोड़ दें अपनी एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ, अगर आपके साइकेट्रिस्ट जो हैं, आपके जो कंसल्टेंट हैं, वो इस बात को माने, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर लाभ होगा। बिल्कुल राजी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि योग साथ में आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं, किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक से आपको मिलना चाहिए, और अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो योग को भी उसमें आप शामिल करके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर गौतम शर्मा, फिर से आपका जो एम्स का सेंटर है इंटीग्रेटिव मेडिसिन का, एकीकृत चिकित्सा का, उसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं डॉक्टर साहब, उस विषय में हमें बताएं। देखिए, वो जो हमारा सेंटर है वो एक नोडल फैसिलिटी है, जहां पे हमारे अराउंड 20 आयुष रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे साथ हैं, और हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एम्स में उनके साथ मिलके रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे डिप्रेशन की बात की, डिप्रेशन में, माइग्रेन, एपिलेप्सी में, हार्ट डिजीजेस में, ये तरह तरह के हम रिसर्च ट्रायल्स और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था। बिल्कुल। आयुर्वेद को लेके, योग को लेके। बिल्कुल। और इसमें हम देखना चाह रहे हैं, जो हमारा हाइपोथेसिस है कि ये वाकई यूजफुल हैं या नहीं है, और अगर यूजफुल हैं तो कितने यूजफुल हैं, ताकि हम आगे जाके ये योग को और आयुर्वेद को एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन के रूप में पेशेंट को दे सकें, ताकि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो डॉक्टर साहब, ये आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, रिसर्च परिणाम आएगा, उसके बाद ही आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल जी। मॉडर्न मेडिसिन ही ये कहती है कि जो भी आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को, उसका एक प्रूफ होना चाहिए, एक प्रमाण होना चाहिए, जो एक पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी
जिसको एक्सेप्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब अक्सर शीर्षासन के ऊपर भी कोई आपका अभी एक रिसर्च या कोई शोध चल रहा है? शीर्षासन एक आसन है, तो इसमें भी आपने कुछ अपने सेंटर पे? नहीं जी, हम आसन स्पेसिफिक रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम डिजीज स्पेसिफिक रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका उद्देश्य है कि जो बीमारियां हैं उन पे एक समग्र प्रयास का परिणाम आगे आ सके। जी आपसे रुक करना चाहेंगे डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, एक चीज बताइए, इंटीग्रेटिव मेडिसिन जिसको एकीकृत चिकित्सा पद्धति कहते हैं, किन चीजों की आवश्यकता होती है इसमें? सर देखिए, एकीकृत चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो जो कंसल्टेंट है हर ट्रीटमेंट मोडालिटी के, वो ओपन माइंडेड होना उनका जरूरी है। वो आपस में एक दूसरे से लड़े ना, आपस में वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की ट्रीटमेंट मोडालिटी को समझें और उसको ये समझें कि किस प्रकार से ये पेशेंट की मदद कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, पेशेंट भी ऐसा चाहिए कि जो इस प्रकार के ट्रीटमेंट मोडालिटी की तरफ जाए। बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि दोनों तरीके की चीजें मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। तो हमें क्या जरूरी है कि हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि जो पेशेंट है और जो ट्रीटिंग अथॉरिटीज हैं उनका समावेश होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपस में एक समन्वय होना बेहद आवश्यक है, ताकि जो आप ये कहना चाहते हैं सारे पैथीज के एक्सपर्ट हैं। मैं अभी आपको नाम नहीं बताऊंगा, मैं एक चीफ मिनिस्टर से मिला था, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे जब मिला था तो उन्होंने मेरे को कुछ प्राइज दिया था इंटीग्रेटिव मेडिसिन के ऊपर। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे से एक ही चीज बोली कि मैं आपकी कल मीटिंग कराता हूं एलोपैथिक वालों से, मतलब जो मैमसी के डॉक्टर से। तो प्रॉब्लम क्या आई कि उनका यह मानना है कि कभी भी आयुर्वेद वाला जो डॉक्टर है और एलोपैथी वाला डॉक्टर है साथ में मिलकर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि दोनों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस प्रॉब्लम है कि आप पेशेंट को ओरिएंटेड होकर अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें मरीज का जो हित है वो भी सर्वोपरि होना चाहिए। बस। और अगर हम मिलके काम करेंगे तो परिणाम अच्छे आने ही आने हैं। और इस बीच हमारा एक ब्रेक का समय हो गया, छोटा सा अंतराल लेते हैं, लौटेंगे थोड़ी देर में। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच हमारे एक दर्शक इंतजार कर रहे हैं, विपिन है मध्य प्रदेश से। विपिन, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सर मैं जानना चाह रहा था जो दिव्यांग लोग हैं, जैसे पोलियो से ग्रसित हैं या फिर ब्लाइंड है जी, तो वो किस तरीके का योग कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। बिल्कुल। तो चाहते हैं कि योग हम करें, लेकिन किस तरीके का योग? मैं डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके सवाल का जवाब दें। नहीं, हर तरह के योग के अभ्यास, जिसमें हल्के फुल्के योग के आसन, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, प्राणायाम का अभ्यास जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, भ्रामरी प्राणायाम, ओम का जाप और थोड़ी देर योग निद्रा का अभ्यास बहुत ही लाभकारी होता है, जो हमारे मन में जो नेगेटिविटी आ रही है उसको दूर करने में सहायता प्रदान करता है। डॉक्टर साहब, संक्षेप में अगर योग निद्रा है क्या, थोड़ा सा उस विषय में बताएं तो। योग निद्रा एक अनूठा अभ्यास है जिसमें हम अपने आप को पूरी तरह से, जैसे हम सोने के लिए लेटते हैं उस तरह से लेटा देते हैं। अच्छा। पूरे शरीर को लेटाने के बाद ऑटो सजेशन देना आरंभ करते हैं। अच्छा। या हमारे लिए कोई व्यक्ति बोल रहा हो जी, जैसे एक व्यक्ति लेटा है और मैं उसके लिए बोल रहा हूं कि आप धीरे धीरे अपने शरीर के अंगों पर ध्यान लाएं और उन अंगों को ऐसा आदेश दें कि वो आराम में चले जाएं, वो रिलैक्स हो जाएं।
जी जी। तो अपने मन को शरीर के एक एक अंग पर लाकर पूरे शरीर को आराम में ले जाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अपने ध्यान को अपने सांसों पर टिकाते हैं, सांसों को बहुत ही धीमी गति से सहज और सरल करते जाते हैं और फिर धीरे 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 अपने ही स्वरूप में टिक जाते हैं। बिल्कुल। या यूं कहें कि योग निद्रा एक अनूठी क्रिया है जहां पर हम ध्यानात्मक शवासन कर रहे होते हैं। जी। ध्यान हो रहा होता है, शवासन में कर रहे होते हैं, लेकिन शरीर के लिए जहां पर स्ट्रेस आ गया है, मसल्स में, जॉइंट्स में, ऑर्गन्स में, जो एनर्जी फ्लो इम्बैलेंस हो गया है, हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और ये एक अनूठी प्रक्रिया है मानसिक रोगों के लिए, बिल्कुल, तनाव के लिए, बिल्कुल, अवसाद के लिए, चिड़चिड़ापन और क्रोध की शिकायत के लिए। तो योग निद्रा हर व्यक्ति को रात को सोने से पहले जरूर कर लेनी चाहिए। और योग निद्रा के बाद यदि सोने में जाएं, बिल्कुल, तो रात की नींद भी अच्छी होगी। ये हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी इसको काफी इसका रिकॉग्निशन मिल चुकी है, मान्यता मिल चुकी है और हमारे लिए एक गर्व का मोमेंट है, एक प्राइड का मोमेंट है और हम सभी इसके भागीदार हैं। और डॉक्टर गौतम शर्मा, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, जो डॉक्टर गोस्वामी बोल रहे थे ये योग निद्रा के बारे में, इन्होंने जिक्र किया कि फॉर स्लीप डिसऑर्डर्स, फॉर बेटर स्लीप, और दूसरा तनाव के लिए, ये बिल्कुल एक सही चीज़ है। हमने एक छोटी सी स्टडी की थी जिसमें देखा कि इसका बहुत अच्छा एक असर पड़ता है पेशेंट्स के ऊपर। और अब हम एक बहुत बड़ी ट्रायल कर रहे हैं हार्ट पेशेंट्स पे, जी, जिनको हम केवल योग निद्रा सिखाते हैं जी, और उसका असर हम देख रहे हैं और होपफुली अगले 6 महीने में इसके रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, हम लोग सब इंतजार करेंगे कि हमारे जो आम लोग हैं वो में ये चीज़ योग निद्रा और ज़्यादा प्रसारित हो ताकि इन मरीजों को, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनको फ़ायदा पहुंचे। ना केवल हार्ट पेशेंट जो मानसिक या अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचे। डॉक्टर गुप्ता, आप हमें बताएं कि कोई आप ऐसे मरीज जो कि इस एकीकृत चिकित्सा पद्धति से ठीक हुए हों, अगर उस विषय में कुछ बताना चाहें। देखिए, मैं अभी एक 2-3 महीने का पहले का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे मतलब मैं जहाँ रहता हूँ उसके ग्राउंड फ्लोर पे एक पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया। जी। कार्डियक अरेस्ट इस लेवल का हुआ कि देयर इज नो पल्स, नो रेस्पिरेशन। वो मैं उस समय, मेरे को कैनला लगा हुआ था, उस समय मेरे को डेंगू था, तो मैं दौड़ता हुआ गया, मेरा स्टाफ भी मेरे साथ था। 11 बजे की बात थी रात की। अच्छा। तो हमने क्या किया, एज ए क्रिटिकल केयर डॉक्टर जी, तो मैंने सीपीआर स्टार्ट कर दिया। अच्छा। सीपीआर स्टार्ट करते ही एक गैस ब्रेथ आ गई, तो मुझे लगा इसमें अभी है जी। तो हम क्या करें, हमने गोदी में लेके सीपीआर करते करते गाड़ी में ले गए और नियर बाई हॉस्पिटल पे लेके सीपीआर बंद नहीं किया। अच्छा। सीपीआर के साथ कंटिन्यूस करके वहां हम, सीपीआर से आपका मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब जिसमें आप क्या करते हैं, आप प्रेशर देते हैं ताकि आपका हार्ट पंप करे उस फेज में जब आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, ताकि ब्रेन को खून का फ्लो ठीक से मिल जाए। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि फिर हमने उनको एक हॉस्पिटल में लेके, जो नियर बाई हॉस्पिटल था, वहां पे हमने उनका सीपीआर किया। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर वो समझ नहीं रहे थे कि ये हो पाएगा। मैं कॉन्फिडेंट था कि क्योंकि एक ब्रेथ आई थी तो आई फील कि समथिंग इज देयर। बिल्कुल। तो हमने सीपीआर किया, करीब आधा पौना घंटे के बाद विद 3 शॉक्स रिवाइव हुआ पेशेंट। पेशेंट को हमने इंटुबेट किया, इंटुबेट करके फिर पेशेंट को शिफ्ट करके, पेशेंट मतलब कट शॉट, इंटुबेट से आपका मतलब वेंटिलेटर पे डाला। तो 3 दिन वो वेंटिलेटर पे पेशेंट रहा। वेंटिलेटर के बाद उनको हमने निकाला, निकालने के बाद फिर उनकी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। अच्छा। उसी हॉस्पिटल में। और मैंने इसमें क्या देखा, एकीकृत क्या क्या काम किया। पहला, एलोपैथिक, जो क्रिटिकल टाइम पे काम आई। बिल्कुल डॉक्टर। दूसरा, जब वो तीसरे चौथे दिन था, क्या आपको पता है, ब्रेन हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी होने की वजह से ऐसे पेशेंट कोमा में चले जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर। तो अगर टाइमली आप ब्रेन रीजनरेशन पे काम कर लें, जो हमने सीपीआर से किया, लेकिन उसके साथ साथ अगर आयुर्वेदिक हर्ब्स मिल जाए जो ब्रेन को टॉनिक देती हैं, तो हमने वो स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल डॉक्टर। इसके साथ साथ हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो किया। अच्छा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें कंसर्न ये है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स वो किस प्रकार से रिलोकेटेड हैं, उनका क्या इफेक्ट है, उसका भी प्रभाव देखा गया। अच्छा। और फिर आप योगा, आज की डेट में 3 महीने बाद वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल 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 नॉर्मल। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, इस तरीके से अगर मरीजों का फायदा हो तो इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। और इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, इनका सवाल लेते हैं। मुन्नी देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ मुन्नी देवी जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करके अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए मैडम, और टीवी का वॉल्यूम सोचने से छाती में दर्द होता है, ये यही सवाल है आपका?
हेलो, शायद यही है डॉक्टर साहब, अगर आप डॉक्टर गौतम शर्मा सर अगर आप जवाब देना चाहें। नहीं, देखिए छाती में दर्द के कई कारण होते हैं जी। अच्छा, तब तो ये डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, योगा जैसे डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि छाती में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात है कि वो कारण क्या है, छाती में दर्द आखिर होता क्यों है? क्या वो एसिडिटी का है, गैस का है, या वो कोई खिंचाव आ गया है, कोई व्यायाम ऐसा कर लिया, कोई वजन ज़्यादा उठा लिया, उसके कारण से मसल्स पे खिंचाव आ गया है, या वो हार्ट से संबंधित है? तो जब तक ये पता ना लग जाए कि वो छाती का दर्द आखिर है किस कारण से, तब तक उसके लिए योग का अभ्यास बताना और करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मान लो हमने योग का अभ्यास बताया कि हो सकता है वो गैस का दर्द हो, लेकिन वो पता लगा वो हार्ट का है, या वो मसल्स में कहीं खिंचाव आ गया है, कोई स्वेलिंग हो गया है, या कोई और कारण है, तो एक बार बेहतर रहेगा कि आप आवश्यक है इनका परीक्षण करा लें और उसके बाद फिर आप देखें कौन सा अभ्यास आपके लिए लाभकारी होगा, वो फिर बताया जा सकता है। डॉक्टर गौतम शर्मा, आप सर कुछ कह रहे थे इसी विषय में, अगर कुछ और? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। उसी के बाद हम बता सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए डायग्नोसिस पता करना कि एग्जैक्टली है क्या, तभी उसका इलाज हो सकता है। जांचों से पता लगे कि है क्या, तभी उस दिक्कत का निवारण हो सकता है। मुन्नी जी, तो आप जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया उसका अनुसरण करें। डॉक्टर साहब, आपका आयुष मंत्रालय के साथ भी काफ़ी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब इसमें अगर कोई व्यक्ति अपने को एनरोल करना चाहे इस सेंटर पे, तो क्या प्रक्रिया है आपके सेंटर में? तो हमारा एम्स की जो वेबसाइट है उस पे आप हमारे सेंटर को क्लिक कर सकते हैं और वहाँ जितने भी ट्रायल्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और आप वहाँ इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर सारे दिए हुए हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, और हमारे जो स्टाफ हैं वो आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल। एक लाइन में अगर आप संदेश देना चाहें तीनों, एक लाइन में, तो हम समय कम है हमारे पास। मैं तो कहूँगा जी, इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज द मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर। अच्छा, बहुत अच्छा। और उसका अब समय आ गया है और बिल्कुल हमें इस पे काम करना है, रिसर्च करना है, एविडेंस प्रोड्यूस करना है, ताकि गाइडलाइंस इसको एक्सेप्ट करें और जो पॉपुलेशन है, हमारे देशवासी जो हैं, इवन वर्ल्ड वाइड, उसको फायदा हो। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, मेरा ये मानना है कि आपका कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन में किसी भी ट्रीटमेंट मॉडलिटी को गलत नहीं समझा जाए और किसी को भी 100% परफेक्ट ना समझा जाए। बिल्कुल। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पेशेंट आपके सामने है उसके लिए उस समय बेस्ट क्या है, वो आप चूज करिए और उसको रिकवर करिए। बहुत अच्छा संदेश है। डॉक्टर गोस्वामी, मैं कहूंगा कि आप नियमित योग का अभ्यास करें, अपने भोजन पर ध्यान दें। आपका भोजन पौष्टिक भोजन होना चाहिए, उसका समय निश्चित हो, प्रॉपर व्यायाम करें, मन में पॉजिटिविटी का भाव रखें और रात को सही समय पर सोने जाएं। अपनी दिनचर्या को बहुत ही परफेक्टली आप लेकर चलें तो जल्दी से आपको बीमारी घर नहीं करेगी। और यदि आप नजरअंदाज कर देंगे शरीर का, अपने मन का, तो बीमारियां बहुत जल्दी आ जाएंगी। उसका इलाज भी करा लेंगे, फिर आ जाएंगी, क्योंकि उसका फाउंडेशन ही थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। तो योग का अभ्यास जीवन का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से पूरी तरह लाभान्वित होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास दर्शकों अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है टीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज बस इतना ही। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहें और मंगल रहें। नमस्कार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। On our Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength, to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan.